हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हम देखेंगे जेपीएससी के पेपर 6 का एक क्वेश्चन जिसका आंसर कैसे लिखना है उस पर फोकस करेंगे। और ये पेपर आपका जनरल साइंस का है। ये पेपर आपका जनरल साइंस का, 1 मिनट पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। जेपीएससी का पेपर 6 है जो जनरल साइंस, एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो इस पे हम एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं देखेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन आपको बहुत जगह मिल जाएगा और आप खुद भी उसको निकाल सकते हैं। एमसीक्यू छोड़ के आज हम इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको देखेंगे। तो ये पेपर कब का वो देख लीजिए आप सभी। ये जो पेपर है ये पेपर हुआ था 2021 में। ठीक है, 2021 का पेपर है जेपीएससी 11th जेपीएससी का। ठीक है, 11th जेपीएससी मेंस का पेपर है जनरल साइंस वाला। मैंने पहले क्या था कि आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो मेंस का अभी से। एटलीस्ट पेपर 6 को आप ख़त्म करके रखो और पेपर इंडियन पॉलिटी का पेपर को ख़त्म करके रखो पीटी होने से 1 महीना पहले तक, क्योंकि ये बहुत बड़ा सिलेबस है और बहुत स्कोरिंग है। क्योंकि यहाँ पे आप जो भी लिखेंगे वो टू द पॉइंट लिखेंगे। तो पहले सवाल क्या है यहाँ पे देख लीजिए। सवाल ये है जो कि 32 मार्क्स का है और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है। सवाल ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट, डिफाइन एमकेएस, सीजीएस एंड एसआई यूनिट, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, what are the characteristics of the standard unit, write the advantage of SI system। तो यहाँ पे एडवांटेज SI सिस्टम का पूछा है। हिंदी में इकाई से आप क्या समझते हैं, इकाइयों की MKS, CGS और SI प्रणाली को परिभाषित करें एवं एक मानक इकाई की विशेषता क्या है और SI प्रणाली के लाभ लिखिए। ये क्वेश्चन पूछा है आपको और जिसमें आपको 32 मार्क्स, और इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। एंड देन नेक्स्ट उसके अगले दिन मतलब कल हम इस क्वेश्चन को करेंगे या फिर यहीं से कोई एक क्वेश्चन उठाएंगे जो कि ये तो फिजिकल साइंस, यहाँ पे टोटल जो सेक्शन बांटा हुआ है फिजिकल साइंस का सेक्शन है। फिजिकल साइंस के पहले ही सेक्शन के पहला यूनिट से दे दिया है। पहला फिजिकल सेक्शन के जो फिजिकल साइंस का जो सेक्शन है उसका सब टॉपिक जो है वहाँ ही से क्वेश्चन डायरेक्ट उठा के ये दे दिए हैं और बहुत आसान क्वेश्चन है। आप अगर 11th का एनसीईआरटी को बढ़िया से पढ़े होंगे तो आप इसे इजीली क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा है। मतलब ये क्वेश्चन एकदम डुएबल क्वेश्चन है और सभी को यही क्वेश्चन करना चाहिए था, ना कि ये वाला क्वेश्चन। स्टैंड एक्सप्लेन द लॉज एंड दैट एक्सप्लेन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ अर्थ विथ सन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एलिप्स एंड हाउ डज टू टेक प्लेस। ये वाला इसको आप अवॉइड करके आप इस वाले क्वेश्चन को ही करना ज़्यादा बेटर था, क्योंकि यहाँ पे आप ज़्यादा अच्छा से लिख पाते और जो भी होगा वो टू द पॉइंट होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई करंट अफेयर्स का रोल नहीं होगा। ठीक है, करंट अफेयर का रोल नहीं होगा तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। और ये 11th के एनसीईआरटी जो भी किए होंगे वो बेसिक पढ़े होंगे, उनको ये क्वेश्चन ईजिली डुएबल है। तो आइए कैसे लिखना था इसका आंसर या फिर कैसे लिख सकते थे आप देख लीजिए। हर एक टॉपिक को हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो सबसे पहला इस क्वेश्चन का पहला पार्ट देख लीजिए। पहला पार्ट हम भी तोड़ तोड़ के इसको करते हैं, हम लोग भी तोड़ तोड़ के ही करेंगे। पहला क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है कि व्हाट डू यू मीन बाई यूनिट, यूनिट से आप क्या समझते हैं। ठीक है, यूनिट से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे यूनिट का डेफिनेशन लिखा है कि यूनिट क्या है। ठीक है, तो यूनिट इज ए फंडामेंटल एंड स्टैंडर्डाइज क्वांटिटी एंड कुछ प्रोनाउंसिएशन मेरे से थोड़ा सा लड़खड़ाता है, वो कभी कभी होता है मेरे से, तो उसको आप ये मत सोचिए कि मुझे पढ़ना नहीं आता है। ठीक है, वो मेरा से होता है, जैसे मैं कॉन्ग्रेचुलेशन पहले बोल नहीं पाता था, तो यहाँ पे वही चीज़ थोड़ा सा हुआ है। ठीक है, क्वांटिटी एंड यूज टू मेजर फिजिकल पैरामीटर सच एज लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर एट्सेट्रा। इट प्रोवाइड अ न्यूमेरिकल वैल्यू to and physical quantity be comparing it with a defined reference standard without unit scientific
कम्युनिकेशन एंड क्वांटिटेटिव असेसमेंट वुड बी इम्पॉसिबल। मतलब क्या है, यूनिट क्या बोल रहा है, यूनिट एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो फिजिकल पैरामीटर से फिजिकल क्वांटिटी जो होते हैं उनको इजीली क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। एज एग्जांपल क्या दिया है यहाँ पर, लेंथ, आपका लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर और जितने भी फिजिकल क्वांटिटी उसको हम मेज़र कर सकते हैं और एक न्यूमेरिकल वैल्यू सेट करके हम उसको कंपेयर भी कर सकते हैं इजीली। और बिना यूनिट के साइंटिफिक कम्युनिकेशन जो है और क्वांटिटेटिव असेसमेंट जो है, क्वांटिटेटिव असेसमेंट वो इम्पॉसिबल है। तो ये हमने पहले यूनिट का एक डेफिनेशन लिखा। यूनिट का डेफिनेशन जो 11th के एनसीईआरटी पर है वो बहुत छोटा सा डेफिनेशन है, उतना छोटा नहीं लिखना क्योंकि यहाँ 32 मार्क्स का क्वेश्चन है, 32 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो 32 मार्क्स का क्वेश्चन में कम से कम आपको 450, 500, मैक्स टू मैक्स 600 वर्ड में लिखना होगा, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन मैं यूपीएससी के लिए लिखता तो इसको और मैं कंसाइज कर सकता था, बट ये जेपीएससी है जिसमें एक क्वेश्चन में आपको 32 मार्क्स मिल रहा है, तो इसका मतलब आप इस पर थोड़ा सा एफर्ट आपको डालना होगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको आप थोड़ा लंबा खींचना होगा और यूपीएससी के लिए और इसे मैं कंसाइज बना सकता था, ठीक है। तो ये आपका डेफिनेशन हमने लिखा पहले यूनिट का, जो पहले पूछा था। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पे आते हैं कि यूनिट क्या होता है। हमने बता दिया कि क्या है, बिना यूनिट का हम लोग बहुत सारी चीज़ नहीं कर सकते, साइंटिफिक जो डेवलपमेंट वो नहीं हो सकता। अब अगला क्वेश्चन का पार्ट में बोला डिफाइन एमकेएस, सीजीएस एंड एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। तो अब इस पार्ट को अपन पूरा करेंगे। तो सबसे पहले हम एमकेएस पे आते हैं। तो एमकेएस क्या है, तो एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम एंड एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। तो एमकेएस सिस्टम देखते हैं। तो एमकेएस स्टैंड फॉर, एमकेएस स्टैंड किसके लिए होता है, एम मीटर, मीन्स जो लेंथ को मापते हैं हम एमकेएस सिस्टम में वो मीटर पे मापते हैं। मास को अपन मेजर करते हैं किलोग्राम में, और टाइम को मेजर करते हैं हम लोग एमकेएस सिस्टम में सेकंड में, ठीक है। तो एमकेएस सिस्टम यहाँ पता चल गया कि मीटर, लेंथ को मीटर से मेजर किया जाता है, मास को केजी से, और टाइम को सेकंड से मेजर किया जाता है। ये एमकेएस सिस्टम में बेसिक सा बात है। अब इस पे क्या है कि अब इसको थोड़ा सा और बढ़ा के हम लिख सकते हैं कि दिस सिस्टम इज ओरिजिनेटेड इन फ्रांस, ये फ्रांस में ओरिजिनेटेड हुआ था, एंड इट इज़ कन्वीनियंट फॉर इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड लार्ज स्केल साइंटिफिक वर्क। जो लार्ज स्केल साइंटिफिक वर्क है इसमें हम ये जो है ये बहुत कन्वीनियंट होता है, इजीली यूज़ कर सकते हैं। द एमकेएस इज कंसिडर्ड मोर प्रैक्टिकल ड्यू टू लार्ज बेस यूनिट, ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, मोर प्रैक्टिकल है, एंड लार्ज बेस यूनिट होने के कारण ईजियर एप्लीकेबल इन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, ठीक है। इस रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में हम जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है मोर प्रैक्टिकल है, जिसके कारण हम इसको इजीली क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जो हेवी इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन और साइंटिफिक वर्क होता है उसमें हम एमकेएस का यूज कर सकते हैं। तो हमने ये एमकेएस लिखा। एमकेएस को आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो इतना नहीं है, ये मैंने खुद से क्या किया, इसको पुटअप कर दिया था, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने पुटअप कर दिया था। आपको अगर इससे भी बेटर आता है तो आप उसको भी और पुट कर सकते हैं। अब सीजीएस के बारे पढ़ते हैं, सीजीएस के बारे थोड़ा सा ये करते हैं। तो सीजीएस यूनिट क्या है, तो सीजीएस सिस्टम में सीजीएस स्टैंड फॉर सी से सेंटीमीटर, यूनिट ऑफ लेंथ। यहाँ पे लेंथ को अपन सेंटीमीटर, मतलब छोटा यूनिट है, ठीक है। सेंटीमीटर बहुत छोटा यूनिट है, छोटे छोटे चीज़ों को मापने के लिए करते हैं। मास को अपन यहाँ पे मेजर करते हैं ग्राम से, एंड टाइम को यहाँ पे सेकंड से ही मेजर करते हैं, ठीक है। तो सीजीएस सी से स्टैंड करता है सेंटीमीटर, जी से ग्राम और एस से सेकंड। सेंटीमीटर लेंथ को मेजर करता है, ग्राम मास को ग्राम से, और टाइम को सेकंड से मेजर किया जाता है। अब इस पर थोड़ा सा और लिख देते हैं। दिस सिस्टम इज प्राइमरीली यूज फॉर स्मॉल स्केल मेजरमेंट, ठीक है। जैसे लैब वगैरह में जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। बहुत छोटा छोटा ये के लिए, मीटर मतलब घर पे जो छोटा छोटा कुछ ये करना होता है तो उसको हम लोग मेजर करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। अब हम आते हैं अगला जो हमारा एसआई सिस्टम है उसके बारे। तो एसआई सिस्टम क्या है, एसआई सिस्टम का फुल फॉर्म जो है वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है। तो द एसआई सिस्टम में इंटरनेशनल डी यूनिट्स,
एडोप्टेड इन 1960 इन 11th कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर्स। ये पूरा एनसीईआरटी पे है, अगर आप अच्छा से पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको पूरा मिल जाएगा कि 1960 में इसको अडॉप्ट किया था। कौन सा कॉन्फ्रेंस पे? 11th कॉन्फ्रेंस पे, कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर्स मेड एन अटेम्प्ट टू इम्प्रूव द टू मैट्रिक सिस्टम। जो पिछला हमने दो मैट्रिक सिस्टम देखा, एक सीजीएस और एक एमकेएस, उन दो मैट्रिक सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए इस सिस्टम को लाया गया। और सीजीएस सिस्टम एंड MK system. The SI system is extended version and integrated the advantage of MKs, eliminate inconsistencies of older system। जो older system में inconsistencies था वो, और एक इंटीग्रेटेड और एक्सटेंडेड वर्जन है किसका? MK सिस्टम का। और जितने भी इनकन्सिस्टेंसीज था वो उनको एलिमिनेट कर दिया गया ऑफ ओल्डर सिस्टम एंड प्रोवाइड अ ग्लोबली एक्सेप्टेड। इसको कैसे एक्सेप्ट किया? ग्लोबली एक्सेप्ट किया, स्टैंडर्ड फॉर द साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल वर्क। ठीक है, इसको ग्लोबली एक्सेप्ट किया। और आज हम जितने भी साइंस पढ़ते हैं जो बच्चे, वो या फिर जो भी साइंटिफिक काम होता है उसको किस पे? SI सिस्टम पे ही किया जाता है। तो हमने ये इतना SI सिस्टम को आगे ले लिया। किसका एक्सटेंडेड वर्जन है? तो MK सिस्टम का एक्सटेंडेड वर्जन है। जितने भी इनकन्सिस्टेंसीज थे उसको इस पे एलिमिनेट, दूर किया गया था। ठीक है, और कब? 1960 पे इसको अडॉप्ट करके 11th कॉन्फ्रेंस वेट एंड मेजर्स ने ये डिसाइड किया था और इसको इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया था। अब यहाँ पे थोड़ा सा मुझे से मिस्टेक हो गया था, इसको और थोड़ा सा बड़ा करने के लिए मैं यहाँ पे गलती से कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना स्टार्ट कर दिया था। हमने SI सिस्टम के बारे में थोड़ा और लिखा कि SI सिस्टम जो है वो 7 फंडामेंटल यूनिट्स है। ठीक है, अगर कोई साइंस का बच्चा हो उसको तो पता होगा, बट जो नहीं है उनके लिए 7 फंडामेंटल यूनिट्स है। 7 फंडामेंटल यूनिट्स है। तो वो 7 फंडामेंटल यूनिट्स में मैंने इधर क्या किया कि इधर फिजिकल क्वांटिटी लिख दिया और इधर उनके यूनिट्स लिख दिए। तो ये 7 फंडामेंटल फिजिकल यूनिट्स क्या है? 7 फंडामेंटल यूनिट्स क्या है? तो वो फिजिकल क्वांटिटी पहले हमने लिख दिया। तो लेंथ ये फिजिकल क्वांटिटी है, ये मीटर। ये पहला यूनिट क्या है? मीटर। दूसरा मास, तो मास का यूनिट क्या है? किलोग्राम। टाइम का सेकेंड, करंट का एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन, मोल ऑफ सब्सटेंस का मोल, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट का कैंडला। इन सातों यूनिट्स से हम और डेराइव्ड यूनिट बनाते हैं। इसको हम बेस यूनिट भी कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? बेस यूनिट भी कहते हैं, या और फंडामेंटल यूनिट भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? बेस यूनिट या फंडामेंटल। इन यूनिट के यूज करके अपन क्या कर सकते हैं? तो डेराइव्ड यूनिट बना सकते हैं। डेराइव्ड यूनिट बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अपन बचपन में पढ़े होंगे और हर्षई दीर्घई ये पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये क्या था? ये स्वर वर्ण था। स्वर वर्ण था जो कि इंडिपेंडेंट था, जो पूरी तरह से क्या था? इंडिपेंडेंट था। लेकिन इसके आगे अपन व्यंजन वर्ण भी पढ़े थे, व्यंजन वर्ण भी पढ़े थे। व्यंजन वर्ण में आपने क्या पढ़ा था? तो वो क्या था? क, ख, ग, घ। तो देखिए जितने भी ये व्यंजन वर्ण है ये इंडिपेंडेंट नहीं, ये डिपेंडेंट है। किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ये स्वर वर्ण के ऊपर। जैसे आप हम क पढ़ रहे हैं तो क लास्ट में अ आ रहा है, तो विद द हेल्प ऑफ स्वर वर्ण हम व्यंजन वर्ण को उच्चारण कर पा रहे हैं। ख, ग, ढ, प। तो लास्ट में क्या आ रहा है? स्वर वर्ण का हेल्प लेना पड़ रहा। तो उसी तरह से ये जो फंडामेंटल यूनिट्स है ये इंडिपेंडेंट है टोटली। ये टोटली क्या है? इंडिपेंडेंट है। ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। और इन्हीं के हेल्प से हम डेराइव्ड यूनिट बनाते हैं। जैसे एज एग्जाम्पल वेलोसिटी, एज एग्जाम्पल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या? वेलोसिटी वेलोसिटी एक क्या है? एक वेलोसिटी एक डेराइव्ड यूनिट है। तो वेलोसिटी को हम क्या लिख, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है? टाइप ऑफ लेंथ है, टाइप ऑफ लेंथ है। और टाइम, तो टाइम को टाइम ही लिखते हैं। तो लेंथ को हमने देखा ऊपर में कि किससे मेजर कर रहे हैं? लेंथ को हम मीटर से मेजर कर रहे हैं, लेंथ को हम मीटर से मेजर कर रहे हैं, और टाइम को हम सेकंड से मेजर कर रहे हैं। इस तरह से हम वेलोसिटी का यूनिट क्या बोल सकते हैं? मीटर पर सेकंड। तो विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट, विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट वी कैन फाइंड द डेराइव्ड यूनिट। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया होगा। ये आप एनसीईआरटी करे होंगे तो फिर ये चीज़ हो जाएगा। ये उतना लिखना नहीं है, मैं बस जस्ट एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ ताकि आपका सिलेबस में जो है वो कवर होते जाए। ठीक है, एक एक्सप्लेनेशन में देते रहा हूँ। अब अगला क्वेश्चन का अगला पार्ट जो था उसको देखते हैं कि क्वेश्चन में अगला पार्ट क्या था। तो देखिए अगला क्वेश्चन में अगला पार्ट जो है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। एक स्टैंडर्ड यूनिट का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, या क्या मानक विशेषताएं क्या क्या है वो बताइए, पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। तो स्टैंडर्ड यूनिट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। तो स्टैंडर्ड यूनिट्स, इसको लिखना कैसे वो मैंने बता दिया। स्टैंडर्ड यूनिट मस्ट पोजेसेस द फॉलोइंग एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला तो है कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए, ठीक है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए। तो पहला क्या है, द यूनिट मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड एंड यूज्ड टू अक्रॉस द वर्ल्ड एनी एम्बिग्विटी, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में इसको रिकॉग्नाइज्ड करना चाहिए और एक्सेप्टेबल होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि ये इंडिया पे चल रहा है ये यूनिट और फिर कोई और कंट्री नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो पहला यूनिट का जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, एक स्टैंडर्ड यूनिट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए, तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, ठीक है। सेकंड क्या है, इनवेरिएबल एंड कांस्टेंट। इनवेरिएबल कांस्टेंट मतलब कि इट शुड नॉट चेंज विथ टाइम, प्लेस, टेम्परेचर, प्रेशर और एनी फिजिकल कंडीशन। किसी भी फिजिकल कंडीशन से अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, अगर प्रेशर चेंज हो रहा है, या कोई और फिजिकल कंडीशन चेंज हो रहा है, या टाइम चेंज हो रहा है, या प्लेस चेंज हो रहा है, तो यूनिट चेंज नहीं होना चाहिए। 1 मीटर में हर जगह 100 सेंटीमीटर ही आना चाहिए। ये कन्वर्जन, ऐसा नहीं कि यहाँ पे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और हम कहीं विदेश जाएंगे तो वहाँ पे 1 मीटर में 90 सेंटीमीटर होगा, ये नहीं होना चाहिए, कहने का ये मतलब है, ठीक है। सेकंड क्या है, इजीली रिप्रोड्यूसेबल, ठीक है, साइंटिस्ट एंड एनीवेयर मस्ट बी रिप्रोड्यूस्ड यूनिट एक्यूरेटली यूजिंग स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स, ठीक है। तो इसको क्या कर सकते हैं, इजीली रिप्रोड्यूसेबल होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड यूनिट का ये कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, ठीक है, एक स्टैंडर्ड यूनिट का ये कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए कि वो इजीली रिप्रोड्यूसेबल होना चाहिए, ताकि साइंटिस्ट इजीली उसको कहीं भी रिप्रोड्यूस करे और एक्यूरेटली करे। नेक्स्ट क्या है, कन्वीनियंट इन साइज। द यूनिट शुड नाइदर बी टू लार्ज और टू स्मॉल फॉर प्रैक्टिकल यूज। इट मस्ट सिंपली कैलकुलेशन रादर देन कॉम्प्लिकेट देन, ठीक है। बोल क्या रहा है, साइज कन्वीनियंट होना चाहिए, मतलब ना ही बहुत बड़ा और ना ही बहुत छोटा, ठीक है, ना ही बहुत बड़ा ना ही बहुत छोटा, एकदम कन्वीनियंट साइज होना चाहिए, जिससे क्या है कि कैलकुलेशन ईजी हो, ना कि वो कॉम्प्लिकेटेड हो। तो ये एक स्टैंडर्ड यूनिट का आप लिख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। अगला है कोहेरेंस। कोहेरेंस मतलब डेराइव्ड यूनिट शुड नॉट बी कनेक्टेड लॉजिकली विथ बेस यूनिट विदाउट एनी आर्बिट्री कांस्टेंट। मतलब क्या है, डेराइव यूनिट शुड नॉट, यहाँ नॉट नहीं मैंने गलती से बोल दिया, शुड बी कनेक्टेड डेराइव यूनिट, मतलब जो डेराइव यूनिट है वो बिना कोई आर्बिट्री कांस्टेंट के ईजीली, मतलब उसके वैल्यू को अपन निकाल पाएँ, ठीक है, एकदम लॉजिकली कनेक्ट कर पाएँ विदाउट यूजिंग एनी आर्बिट्री कांस्टेंट। अब आर्बिट्री कांस्टेंट क्या है, इसको उतना डीप यहाँ तो मैंने लिख दिया, क्योंकि मैं भी साइंस का स्टूडेंट हूँ, इसीलिए मैंने इसे लिख दिया, बट इस वाले पार्ट को आप छोड़ सकते हैं। आर्बिट्री कांस्टेंट समझाएंगे तो अभी, और वो एक अलग से टाइम लग जाएगा, ठीक है। आप इसको कोहेरेंस में बस लिख सकते हैं कि लॉजिकली विथ बेस यूनिट तक ही लिख सकते हैं, इस वाले पार्ट को आप छोड़ सकते थे, ठीक है। और फिर यहाँ से ये लिख सकते थे कि दिस इंश्योर दैट द इक्वेशन ऑफ फिजिक्स रिमेन सिंपल एंड कंसिस्टेंट। मतलब इक्वेशन को सिंपल और कंसिस्टेंट रखना है, इनकंसिस्टेंसीज नहीं होना चाहिए। अगला है, अब आते हैं जो क्वेश्चन का अगला पार्ट। तो क्वेश्चन का अगला पार्ट जो है वो क्या है, तो अगला पार्ट है राइट द एडवांटेज ऑफ एसआई यूनिट, ठीक है। यहाँ हमने छोटा थोड़ा सा टू द पॉइंट लिख दिया, बट इसको हम और बड़ा कर सकते थे, इसे अपन और थोड़ा बड़ा कर सकते थे। एडवांटेज ऑफ एसआई सिस्टम, तो एडवांटेज ऑफ एसआई सिस्टम का क्या एडवांटेजेस है वो लिखने बोल रहा है। तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम है पहला एडवांटेज, कोहेरेंट एंड रैशनल स्ट्रक्चर में है, ईजी टू कन्वर्जन है, जैसे कि 10 के पावर्स में हम इसे इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। 10 तो इतना डेप्थ में नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग चैप्टर्स नहीं पढ़ रहे, बस उस आंसर को एक्सप्लेन करके क्या क्या लिख सकते हैं इसमें। कॉम्प्रिहेंसिव एंड फ्लेक्सिबल है, ठीक है। प्रैक्टिकल फॉर इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्री, जिससे क्या है कि एक ग्लोबल डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा काम आता है। एंड स्टेबल डेफिनेशन, ठीक है, इसका डेफिनेशन एकदम स्टेबल है। तो ये यूनिट है, और इनको मैं और बड़ा कर सकता था, ये जो आंसर आप मैंने लिखा है इसको और बड़ा करके, जैसे अभी ऑलमोस्ट 480 to 500 वर्ड्स का ये आंसर है, लेकिन इसको मैं 550 तक ले जा सकता था, 50 वर्ड्स और इन जगह पे जोड़ सकता था। खैर मैंने जोड़ा नहीं, थोड़ा और कॉन्साइज कर दिया, ठीक है। और
इसके बाद अगला फाइनली अपन को कंक्लूजन लिखना है आंसर को, ठीक है। जो आंसर है हो गया, अब उसको हम लोग कंक्लूजन देंगे पूरी तरह से कि आंसर पे क्या है। तो पूरा जितना भी लिखा है उसको एक कंक्लूड करना है आपको शॉर्ट में, ठीक है। तो कंक्लूड कैसे किया हमने देखी। यूनिट आर द फाउंडेशन ऑफ ऑल साइंटिफिक मेजरमेंट। यूनिट क्या है, फाउंडेशन है सारे साइंटिफिक मेजरमेंट का। एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस MK CGS सर्व एज अर्लियर सिस्टम बट द SI सिस्टम रिप्रेजेंट द मोस्ट रिफाइंड कोहेरेंट एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फ्रेमवर्क। मतलब जो जो पूछा था उसको यहाँ पे कंक्लूड किया। अब SI सिस्टम का थोड़ा सा जो एडवांटेज उसको भी हमने यहाँ कि इट स्टैंडर्डाइज, देखिए फिर से ये प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है। डेफिनेशन, इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस एंड साइंटिफिक रिलायबिलिटी मेक इट इंडिस्पेंसिबल इन रिसर्च, इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन एंड ग्लोबल डेवलपमेंट। मतलब क्या, ऐसा यूनिट जो है फाइनली हमने बोला जो ग्लोबल डेवलपमेंट पे वो बहुत ज़्यादा इस पे इसका योगदान है। और पूरे जितने भी मैंने आंसर लिखा था उस सारे आंसर को यहाँ पे हमने क्या क्या दिया, कंक्लूड कर दिया, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसके नेक्स्ट पे हम एक और क्वेश्चन कल करेंगे। कल एक और क्वेश्चन करेंगे। कल एक कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। कल क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। उसके बाद फिर फिजिकल साइंस पाएंगे कि व्हाट आर द एसेंशियल अमीनो एसिड्स, व्हाई आर द नेसेसरी मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ। ये भी 32 मार्क्स का है। इस क्वेश्चन को करेंगे और देखते हैं अगर समय होगा तो इन दोनों क्वेश्चन को एक साथ किया जाएगा। अब रहा बात, थोड़ा सा आते हैं। तो आई होप सब आप सभी लोग पढ़ते होंगे। तो क्वेश्चन का जो आंसर राइटिंग करना है, एक मैं बात बता देता हूँ। उलूल जुलूल क्वेश्चन इधर उधर से ना उठा के जो PYQ है JPSC का और BPSC का, इनको पहले लिखिए ना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। जो BPSC का रिलेवेंट है वही क्वेश्चन उठाएंगे। और UPSC के जो PYQ है लाइक इंडियन पॉलिटी के, इंडियन इकोनॉमी के या फिर साइंस एंड टेक के, इन सबको लिखना स्टार्ट कीजिए। लिखने से क्या होगा, भले मैं मानता हूँ कि रिलेवेंट हो ना हो, सिलेबस से बाहर हो, बट आपका जो आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग जिसको बोलते हैं, आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग, वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगा। आफ्टर 2 मंथ आप मेरे को बोलेंगे कि हाँ कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, ठीक है। तो लिखना पहले स्टार्ट करो। स्टार्ट करने से आपको पता चलेगा कि किस तरह से क्या चीज़ होता है, ठीक है। किस तरह से क्या चीज़ होता है और किस तरह से उस पर, जब तक नदी के किनारे बैठ के, ये नदी और नदी के किनारे बैठ के आप तैरना नहीं सीख सकते, उस नदी पे आपको कूदना होगा तभी आप तैर पाएंगे। तो उसी तरह से इस क्वेश्चन को देख के आपका आंसर राइटिंग बिल्ड नहीं होगा, आपको खुद से आंसर लिखना होगा। और हम कोशिश करेंगे कि ये जितने हैं इनका आंसर फ्रेम करके आपको देने का। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करेंगे, और साथ में अगर अच्छा लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड आलतू फालतू के वीडियो मत देखो, फोकस ऑन योर गोल।